हेलो एवरीवन, दिस इज निधि रामकुशे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके सामने प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। वीडियो की जानकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सभी लेडीज़ को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्री कंसेप्चुअल काउंसलिंग। प्री कंसेप्चुअल काउंसलिंग में जो कपल होते हैं वो डॉक्टर के पास जाके अपने हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, उनका पूरा चेकअप किया जाता है, जिससे ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि कपल में कोई ऐसी डिसीज़ तो नहीं है जो आने वाले बच्चे में ट्रांसमिट हो सकती है। तो ऐसे डिसीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, ऐसे रिस्क फैक्टर को पहचाना जा सकता है, उसके क्या क्योर हो सकते हैं उस पर अच्छे से बात की जाती है। डॉक्टर्स वो पूरी स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं। वैसे तो हमारे देश में प्री कंसेप्चुअल काउंसलिंग इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपने प्री कंसेप्चुअल काउंसलिंग अपनी नहीं करवाई है और आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, आगे के अपने चेकअप वगैरह डॉक्टर से तुरंत करवाने चाहिए। जो सेकेंड पॉइंट है उसमें आता है फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड किसी भी महिला को तब से लेना स्टार्ट करना है जब से वो पहली बार प्रेगनेंसी प्लान करती है, मींस जब से वो सोचती है कि उसे प्रेग्नेंट होना है, तब से उसे फॉलिक एसिड लेना शुरू करना है। बिकॉज जो फॉलिक एसिड है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, जिसमें कि स्पाइना बाइफिडा और एनेंसेफेली जैसी प्रॉब्लम्स बच्चों में आ जाती है। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है, जो न्यूरल ट्यूब है वो 6 वीक तक क्लोज हो जाती है, और 6 वीक तक बहुत सारी महिलाओं को ये पता भी नहीं रहता है कि वो प्रेग्नेंट हैं या नहीं। इसलिए जो फॉलिक एसिड है वो टैबलेट हमें प्रेगनेंसी से पहले से लेना स्टार्ट करना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है वो है प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस आपको करवानी है। तो इसी उसमें जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होती है वो यूएसजी होती है, और हमारे देश में जो फर्स्ट सोनोग्राफी होती है वो 7th वीक में करवाते हैं। इससे दो चीज़ें कंफर्म होती हैं। फर्स्ट तो ये चीज़ कंफर्म होती है कि जो प्रेगनेंसी है वो सही जगह इम्प्लांट हुई है या नहीं। दैट मीन्स कि जो प्रेगनेंसी जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस में इम्प्लांट हुआ है या नहीं। कई केसेस में ऐसा होता है कि जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो पाता, कभी फैलोपियन ट्यूब में या ओवरीज में इम्प्लांट हो जाता है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। वो बहुत ही खतरनाक होती है महिला के लिए। तो फर्स्ट जो यूएसजी में जो चीज़ कंफर्म होती है वो ये होती है कि जो प्रेगनेंसी है, जो एम्ब्रियो है वो सही जगह इम्प्लांट हुआ है या नहीं। जो सेकंड चीज़ होती है बच्चे की हार्ट रेट। तो 7th वीक के लास्ट में जब सोनोग्राफी कराई जाती है तो बच्चे की हार्ट बीट भी उस समय स्टार्ट हो जाती है। तो इससे ये दो चीज़ें कंफर्म हो जाती है कि बच्चे की हार्ट बीट स्टार्ट हुई है या नहीं, और प्रेगनेंसी सही जगह इम्प्लांट है या नहीं। जो सेकेंड यूएसजी होती है वो एंटी स्कैन होती है, जो कि 11 से 13 हफ्तों के बीच में करवाना ज़रूरी होता है। यदि आपको हफ्तों में कन्फ्यूज़न है कि आप कितने वीक्स प्रेग्नेंट हैं, तो मेरे चैनल पे इसका वीडियो है, मैं आपको पिन कमेंट में इसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो जो सेकेंड यूएसजी है हमें 11 से 13 हफ्तों के बीच में करवानी ज़रूरी होती है, जिसको हम एंटी स्कैन कहते हैं। इसमें हमें बच्चों में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है वो डिटेक्ट किया जाता है, जिससे हमें पता रहे कि बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। दैट मीन्स कि डाउन सिंड्रोम या क्लीफेल्टर सिंड्रोम इस तरह के कोई डिफेक्ट बच्चे में नहीं है। जो थर्ड सोनोग्राफी होती है उसे हम कहते हैं एनॉमली स्कैन या टारगेट स्कैन, जो कि 18 से 20 हफ्तों के बीच में करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें देखा जाता है कि बेबी के बॉडी के पार्ट्स ठीक से बने हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। और ये 18 से 20 हफ्ते के बीच में करवाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ कंडीशंस में, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में भारत में एमटीपी एक्ट के तहत मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 20 वीक्स के पहले लीगल होती हैं, ठीक है। और जो लास्ट सोनोग्राफी होती है वो 34 वीक्स या उसके बाद कराई जाती है, जिसमें बेबी का वेट, लाई, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का कितना वॉल्यूम है वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सोनोग्राफी के अलावा भी बहुत सारी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होती है एचआईवी की जांच हर महिला के लिए, इनफैक्ट दोनों पेरेंट्स के लिए करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को रोका जा सके
और बच्चे में वो ट्रांसमिशन ना आ सके। इसके अलावा गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस और HB थायराइड की जांचें, यूरिन आयरन कल्चर वगैरह ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज वैक्सीनेशन। वैसे तो बहुत सारे वैक्सीनेशन होते हैं, जैसे फ्लू का वैक्सीन एक्सेट्रा, जो बहुत सारे वैक्सीन होते हैं वो होते हैं, लेकिन हमारे देश में जो टिटनस टॉक्साइट है उसका वैक्सीन जो है वो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके पहले जो वैक्सीन होता था वो टिटनस टॉक्साइट का वैक्सीन होता था, लेकिन अब जो गवर्नमेंट के सप्लाई में आ रहा है वो टिटनस डिप्थीरिया का वैक्सीन होता है। तो वैक्सीन जो है फर्स्ट डोज जो है इसका, पहले जो वैक्सीन होता था कि वो 3 महीने में लगता था, लेकिन अब इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके अनुसार प्रेगनेंसी का पता लगते ही सबसे पहला वैक्सीन जो है टिटनस डिप्थीरिया का, वो पहला डोज उसका लग जाना चाहिए। और जो सेकेंड डोज है जिसे हम बूस्टर डोज कहते हैं, वो फर्स्ट डोज के लगने के 4 हफ्ते बाद लगाया जाता है। ना जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो मेडिकेशन का है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फॉलिक एसिड की टैबलेट हमें प्रेगनेंसी से पहले से ही स्टार्ट कर देनी है। तो वो फॉलिक एसिड की जो टैबलेट हम लोग लेना स्टार्ट करते हैं, वो फॉलिक एसिड की टैबलेट हमें 3 महीने तक लेना। और याद रखिए प्लेन फॉलिक एसिड, मतलब उसमें आयरन नहीं होनी चाहिए। वो जो फॉलिक एसिड है हम 3 महीने तक प्लेन फॉलिक एसिड का टैबलेट लेते हैं। उसके बाद 3 जब महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो 4th मंथ से हमें आयरन फॉलिक एसिड का टैबलेट लेना होता है। तो आपके डॉक्टर जो हैं आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट। तो जो गवर्नमेंट है उसकी जो गाइडलाइन है उसके अनुसार यदि महिला का HB ठीक है, उसे एनीमिया नहीं है, तो उसे 100 आयरन की टैबलेट्स लेनी ज़रूरी होती हैं। मतलब पूरी प्रेगनेंसी के दौरान 100 फॉलिक एसिड की टैबलेट लेना ज़रूरी होती है। और यदि उसको एनीमिया है तो 200 फॉलिक एसिड की। साथ ही आपको कैल्शियम की टैबलेट भी लेना स्टार्ट करना है। ठीक है। और छठवा जो पॉइंट है डाइट मैनेजमेंट का, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो अपने डाइट पे ठीक से ध्यान दें। तो इसमें आपके याद रखने के लिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाती हूँ कि जिस तरह हमारे झंडे का रंग होता है तिरंगा, उसी तरह से आपको तिरंगा खाना भी अपने डाइट में शामिल करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे हरा कलर है तो हरे कलर से आप याद रख सकते हैं कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके डाइट में शामिल करना है, सलाद आपको शामिल करना है। वाइट से आप याद रख सकते हैं कि आपको दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग और चावल, ये सारी चीज़ें अपने डाइट में शामिल करनी है। साथ ही साथ ऑरेंज कलर से आप ये ध्यान रख सकते हैं कि आपको फ्रूट्स लेने हैं, ये फ्रूट्स लेने हैं, नारंगी फ्रूट्स ले सकते हैं आप, ऑरेंजेस वगैरह सभी प्रकार के फ्रूट्स आपको लेने हैं। साथ ही ड्राई फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा महंगे मिलने वाले ड्राई फ्रूट्स खाएं। देखिए आप बहुत ही सिंपल से फ्रूट्स भी खा सकते हैं, जैसे मूंगफली के दाने में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, गुड़ चने में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। तो ये सारी चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करिए, तो इससे कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है बेबी के लिए भी। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ में मैंने देखा है कि उनको अजीब सी इच्छाएं होती है, जैसे चौक खाना या मिट्टी खाना, इस तरह की उनको क्रेविंग्स होती है। तो इस तरह की चीज़ें हमें नहीं खाना है। यदि आपको चौक खाने का मन होता है तो उसकी जगह पे आप कैल्शियम रिच फूड्स लीजिए, जैसे कि मिल्क हो गया। तो आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। हमें मिट्टी या चौक वगैरह बिल्कुल नहीं खाना है। साथ के साथ में हमें ध्यान रखना है कि हमें पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीना है, और लिक्विड्स भी जैसे नींबू पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, ये सारी चीज़ें हमें अपनी डाइट में शामिल करनी है। ना तो 7th पॉइंट हमारा है कि हमें क्या नहीं करना है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है पूरी तरह से, जैसे कि स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है। स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है होने वाले बेबीज़ पे, तो स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, ड्रिंकिंग बिल्कुल ना करें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने मन से कोई भी मेडिकेशन ना लें। आपको कोई भी तकलीफ होती है आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछिए, उनसे बात करिए, तभी आप कोई भी मेडिकेशन लें। अपने मन से कोई भी आपको मेडिकेशन नहीं लेना है। तो नाउ द 8th पॉइंट हमारा है कि एक्सरसाइज। तो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज हमें बिल्कुल नहीं करना है। एक्सरसाइज में आप हल्का फुल्का वॉकिंग कर सकते हैं, धीरे धीरे वॉक करिए, और मेडिटेशन आप कर सकते हैं। यदि आप पहले से छोटे मोटे योगास कर रहे हैं, जैसे अनुलोम विलोम, वो सारे योगास आप कर सकते हैं। और ANC की कुछ स्पेशल एक्सरसाइज होते हैं, उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, यदि आप चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट करिएगा। तो कुछ एंटीनेटल एक्सरसाइजेस हैं, बहुत लाइट एक्सरसाइज, वो आप कर सकते हैं। बहुत हैवी एक्सरसाइज हमें बिल्कुल नहीं करना है, और बहुत लाइट एक्सरसाइज करनी है।
नाउ द 9th पॉइंट हमारा है कि रेस्ट एंड स्लीप। तो हमें प्रॉपर रेस्ट करना है, हमें बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना है, साथ में नींद हमें पूरी लेनी है। तो रात में कम से कम हमें 8 घंटे की नींद लेनी है और दिन में कम से कम हमें 1-2 घंटे की नींद जरूर से लेनी है, जिससे कि हमारा माइंड रिलैक्स रहे, बेबी की ग्रोथ वगैरह अच्छे से हो सके। इसलिए रेस्ट और स्लीप करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ना द लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही डॉक्टर से सलाह लेनी है। उसके बाद भी समय समय पे आपको डॉक्टर से सलाह लेते रहना है। हमारे देश में वैसे तो डॉक्टर, हमारे देश में जो गवर्नमेंट में बोला जाता है कि 3 विजिट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3 विजिट कम से कम हर महिला की होनी चाहिए। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है या जो WHO की गाइडलाइंस है उसके अनुसार जो है 9 मंथ तक, 7 महीने तक हर महीने एक बार महिला को जांच के लिए जाना है। 8वें महीने में हर 15 दिन में जांच के लिए जाना और 9वें महीने में हर हफ्ते जांच के लिए जाना है। इसके अलावा यदि कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग होना, चक्कर आना, बुखार आना या यूनि मार्ग से बदबूदार श्राव होना, तो आई विजन में कोई डिस्टर्बेंसेस होना, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो अपने दिमाग में रखने हैं। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इन सब जानकारियों से रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।